जय हिंद साथियों, मैं फिर से आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग 2024 की तैयारी में हैं और बहुत सारे इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके सामने लाया गया है। फिजिक्स यानी साइंस की क्लास है, ठीक है। और ये फिजिक्स का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इससे पहले प्रकाश के परावर्तन के बारे में जितने सारे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने चाहिए थे वो मैंने लगभग करवा दिया है। आप लोग वीडियो जा कर के देख सकते हैं। और आप लोग डायरेक्ट मोबाइल नहीं देखने लग जाइए, वीडियो देखने नहीं लग जाइए। जो भी हो आपके पास, आप एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए और इस पर नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5। और आपके हिसाब से जो उसमें सही लग रहे हों उसका आंसर आप लगा लीजिए। और फिर देखिए कि मेरे कराने से जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है साथियों। तो देखिए लेंस हमारे पास दो तरह के हैं, ठीक है। एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। दोस्तों देखिए उत्तल लेंस इसको कहेंगे। ये हमारे पास क्या है, अवतल लेंस। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे करते हैं। और अपसारी लेंस किसे कहा जाता है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए समानांतर कोई किरण लाते हैं तो दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए जो भी किरणें आ रही है यहाँ पे देखिए एक बिंदु पे अभिसारित हो रही है। और यहाँ पे जो भी किरणें समानांतर आ रही है वो सब क्या हो रही है, एक दूसरे से अपसारित हो रही है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसको दोस्तों उत्तल लेंस कहते थे, इसको उत्तल लेंस कह देंगे। और इसको अवतल लेंस, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, अपसारी हो रहा है, अपसरित हो रही है किरणें, ठीक है। इसमें क्या हो रही है, अभिसरित हो रही है, ठीक है। तो पूछा कि किस लेंस को यानी कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि अवतल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है फर्स्ट का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है दोस्तों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी। दोस्तों लेंस की क्षमता जो होती है फॉर्मूला P होता है 1/f, ठीक है दोस्तों। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर में दिया गया है। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। तो P अगर सेंटीमीटर में F रहता है दोस्तों, ऊपर 100 लिखा जाता है। यानी ऊपर 100 कर लीजिए, बटा में दोस्तों यहाँ पे 20, इसको काट लीजिए। क्या आएगा साथियों, 5, ठीक है। ये 5 आ गया दोस्तों। ये प्लस में होगा या माइनस में होगा इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बताइए कि उत्तल लेंस जो है इसकी फोकस दूरी क्या होती है, प्लस या माइनस। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस जो होती है ये, इसकी फोकस देखिए ऐसे करके यहाँ पे कटिंग हो रहा है। तो कहा जाता है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। देखिए ये आपतित किरण है और यहाँ से सारी दूरी को हम लोग मापते हैं। देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब उत्तल लेंस में क्या होता है दोस्तों, प्लस, ठीक है। प्लस होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो प्लस आंसर देखिए, प्लस वाला दो गो है, मतलब ये ऑप्शन बी और डी खत्म। अच्छा ये बताइए, ये जो है यहाँ पे सेंटीमीटर में आया है, अगर इसको मीटर में निकालते हैं दोस्तों तो क्या निकलता। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में आप चेंज करना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 100 से डिवाइड कर लीजिए, 1/5, 5 से ऊपर। चलिए देखिए यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों बताइए, +5D इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। +5D जो है इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है
उसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी +5d। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, इसका मतलब इसकी क्षमता भी क्या होगी साथियों, प्लस। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है साथियों? ऑप्शन है 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि लेंस में कोई भी लेंस हो, अवतल हो या उत्तल हो, उसमें फोकस की संख्या जो होती है वो 2 होती है। क्वेश्चन 3 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखना। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम दोस्तों होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा होता है कि अपवर्तन जो होता है किसी भी वर्ण के लिए, है ना, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है एक अनुपात होता है। ये दूसरा नियम है। दूसरे नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो याद रखिएगा 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे कि अवतल लेंस जो होती है ये वाला, इसके द्वारा साथियों हमेशा अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस के द्वारा हमेशा, है ना दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब बनती है, यानी ऑप्शन नंबर बी, 5वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और उत्तल लेंस जो है साथियों उसमें वास्तविक भी बनती है, आभासी भी बनती है, बड़ा छोटा सब बनता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है साथियों, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? यानी इसको हम लोग म्यू बोलते हैं, म्यू। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? म्यू, याद रखिएगा। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है वो याद रखना आप लोग को, साइन आई बटा साइन आर। ठीक है साथियों, साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अवतल लेंस में आवर्धन किसके बराबर होता है, या आवर्धन का मान कितना होता है? तो दोस्तों आवर्धन का फॉर्मूला आप लोग याद किए होंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं, उससे स्मॉल एम से सूचित करते हैं। ठीक है, तो अवतल लेंस में आवर्धन का मान जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, v बटा यू जो होता है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। दोस्तों आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? 2D क्षमता का मतलब दोस्तों हमारे पास P मालूम है 2D, और हमसे पूछा है फोकस क्या होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे P बराबर 1/f होता है, इसका मतलब F बराबर 1/P हो जाएगी। F बराबर 1/P मतलब यहाँ पे 2 रख देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कि सेंटीमीटर में पूछा है, तो सेंटीमीटर रहता है तो 100 होता है दोस्तों, और इसको काट दीजिए। F बराबर कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर है वो डी, यानी 50 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 मीटर फोकस दूरी वाले, ठीक है, यानी फोकस का जो है मान दिया गया है 1 मीटर, और हमसे पूछा है उत्तल लेंस की क्षमता। उत्तल लेंस की क्षमता का मतलब दोस्तों P हमसे पूछा है, तो P बराबर दोस्तों 1/f होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बटा मीटर में दिया है तो 1 रख देंगे, और इसको काटेंगे तो दोस्तों एक ही आएगा, यानी 1D आएगा। ठीक है, 1D तो आ गया,
लेकिन कंफ्यूजन अब यहाँ पे ये है कि प्लस होगा या माइनस होगा। दोस्तों इससे पहले थोड़ी देर पहले हमने बताया उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है दोस्तों वो प्लस होती है। इसका मतलब क्या आना चाहिए, +1D आंसर होना चाहिए। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1D आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक उत्तल लेंस जो होता है वो कैसा होता है। तो दोस्तों फिगर बना लेते हैं, फिर उसी से हम लोग बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा उत्तल लेंस हमारे सामने यहाँ पे है, छपा हुआ है बोर्ड पे। कहता है कि सभी जगह समान मोटाई का होता है। क्या लगता है आपको, पिक्चर देखिए, क्या लगता है कि सभी जगह समान मोटाई का है क्या? नहीं, सभी जगह समान नहीं है, यानी ऑप्शन ए जो हमारा गलत। ऑप्शन बी कहता है दोस्तों बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। देख लीजिए, बीच की अपेक्षा किनारों पे मोटा बोल रहा है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है कुछ, यानी ऑप्शन बी भी क्या है, गलत। ऑप्शन सी कहता है दोस्तों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होना चाहिए। मतलब किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, दिख रहा, किनारों पे पतला है और बीच में क्या है दोस्तों, मोटा है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो 10वां का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। मतलब दोस्तों कहता है कि प्रतिबिंब जो होना चाहिए वास्तविक होना चाहिए और वस्तु के आकार के समान, वस्तु के आकार के बराबर भी होना चाहिए। तो उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखेंगे? तो याद रखिएगा कि उत्तल फोकस की दुगनी दूरी पर, ठीक है दोस्तों, फोकस की दुगनी दूरी पर रखने पर क्या होता है, अच्छा फोकस की दुगनी दूरी का मतलब होता है दोस्तों वक्रता केंद्र। यानी वक्रता केंद्र यानी जो लेंस की जो केंद्र होगी वहां पे रखेंगे। और फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन अगर याद है तो वहां पे याद कीजिए कि वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखते थे तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनती थी और वस्तु के आकार के बराबर हुआ करती थी। वैसे यहाँ पे फोकस की दुगनी दूरी पर रखेंगे। ठीक है, फोकस की दुगनी दूरी पर रखेंगे दोस्तों तो प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक बनेगी और समान आकार का बनेगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है 12 नंबर। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण क्या होगा। समझिएगा क्वेश्चन फिर से कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक माध्यम जो हमारा है ऊपर माध्यम 1 है, ठीक है, कोई भी है, और एक माध्यम 2 है हमारा नीचे, ठीक है, कोई भी माध्यम 1 माध्यम 2 है। तो कहता है कि अगर माध्यम 1 और माध्यम 2 के सीमा पृष्ठ पर, ये देखिए सीमा पृष्ठ पर और प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, मतलब ऐसे सीधे आती है लंबवत, तो कहता है अपवर्तन कोण क्या होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये सीधे आएगी, ठीक है दोस्तों, और फिर सीधे क्या होगी, ऐसे ही निकल जाएगी ऊपर की तरफ। ठीक है ना, कहा गया कि जब दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो प्रकाश की किरण जो होती है उसी पथ पे वापस लौट जाती है। ठीक है, तो ऐसे देखिए यहाँ पे आ गया। अच्छा ये बताइए कि अपवर्तन का कोण किसे कहते हैं। अपवर्तन का कोण किसे कहते हैं दोस्तों। तो हम लोग कहेंगे कि अपवर्तन का कोण जो है वो अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे ही हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अभिलंब भी यहीं पे है और ये जो जा रही है ऊपर की तरफ जो अपवर्तित किरण है, इन दोनों के बीच में बताया दोस्तों ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, देखिए है ना, ऐसे। तो बताइए इन दोनों के बीच में कितना कोण बना है। तो दोस्तों इसके बीच में 0 डिग्री का कोण बना हुआ है। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्तों कि यदि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो, ठीक है, आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो कोणीय विचलन क्या होगा। दोस्तों कोणीय विचलन का मतलब होता है अपवर्तन कोण, आपतन कोण और माइनस क्या होता है, अपवर्तन कोण को कहते हैं। ठीक है, यदि आपतन कोण आई हो तथा अपवर्तन कोण आर हो तो कोणीय विचलन किसे कहेंगे, तो आई आप, ठीक है ना, आपतन कोण माइनस अपवर्तन कोण जो होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो क्या होता है। देखिए इसके बारे में भी चर्चा हमने ऊपर किया था इसमें 12 नंबर क्वेश्चन में, कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वो क्या होगा। ऑप्शन दिया है अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, ए और बी दोनों, यानी दोनों का दोनों हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी हमने चर्चा किया है कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर ये प्रकाश की किरण अगर लंबवत पड़ती है तो वो उसी पथ पे वापस लौट जाती है। ठीक है, उसी पथ पे वापस लौट जाती है का मतलब दोस्तों कि बिना मुड़े सीधे निकल जाती हैं, वो अपना रास्ता जो है भटकती नहीं है। ठीक है दोस्तों, वो अपना रास्ता नहीं भटकेगी, मतलब सीधा मुड़े निकल जाती है। अगर मान लीजिए किसी दूसरे एंगल पे डाला जाता है इसको, मान लीजिए कोई एंगल पे डाल दिया ऐसे, तो वो अपना रास्ता हो सकता है भटक जाता, इधर हो जाता, अभिलंब की तरफ मुड़ता या अभिलंब से दूर जाता। कंडीशन भी डिपेंड करता है कि कौन सा माध्यम जो है घनत्व ज़्यादा है, किसका माध्यम, कौन से माध्यम का घनत्व ज़्यादा है। अगर ऊपर मान लीजिए हवा लेते हैं, नीचे अगर मान लीजिए जल लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता कि हवा से अगर जल की तरफ आता दोस्तों तो सीधे ना निकल करके अभिलंब की तरफ मुड़ जाती, ठीक है ना, या ऊपर जल रहता नीचे हवा रहता तो अभिलंब से दूर चली जाती। लेकिन कह रहा है कि जब लंबवत डालते हैं तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती हैं, मतलब वो अपना रास्ता नहीं भटकेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तालाब के जल की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, अगर कहीं जल को देखते हैं या मान लीजिए बाल्टी में देखते हैं, तो पानी जब बाल्टी में रखा हुआ रहता है, जब उसमें हम देखते हैं दोस्तों, तो उसका जो नीचे का पेंदी जो होता है बर्तन का, वो ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है, और जिससे मुझे महसूस होता है कि पानी की गहराई जो है वहाँ पे क्या है, बाल्टी में कम है। लेकिन वास्तव में वैसा होता नहीं है, लेकिन सिर्फ हमें दिखाई देती है। तो पूछ रहा है कि किसके कारण दिखाई देता है। ऑप्शन दिया प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण और प्रकाश के बंध विक्षेपण के कारण। तो दोस्तों तालाब के जल की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और बंध विक्षेपण का मतलब दोस्तों क्या होता है, वर्णों को अलग अलग यानी विभिन्न रंगों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ऐसा कुछ दोनों में से होगा नहीं, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसके कारण हमें तालाब के जल की गहराई कम मालूम पड़ता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, क्यों, प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं के कारण, और चाल प्रकाश के रंग में परिवर्तन के कारण, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बताइए कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा उसका परिवर्तन इसलिए होता है कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहला माध्यम और दूसरा माध्यम में क्या होता है, प्रकाशीय घनत्व का अंतर होता है। किसी का प्रकाशीय घनत्व ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है।
और उसी के वजह से प्रकाश की चाल भी क्या होती है, अलग अलग होती है और वो अपना रास्ता बदल जाता है, अपना रास्ता भटक जाता है। ठीक है, और उसके कारण अपवर्तन हो जाती है। तो याद रखने का है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन होने का कारण क्या है, चाल में परिवर्तन के कारण होता है उसका अपवर्तन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ऊपर ले लीजिए विरल माध्यम, ठीक है, विरल माध्यम, और नीचे क्या है दोस्तों, सघन माध्यम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाना है। तो याद रखिएगा नीचे सघन है, यहाँ से हम प्रकाश की किरण को ऐसे डालें, अगर कुछ नहीं रहता या माध्यम सेम रहता दोस्तों तब यहाँ पे सीधे निकल जाती, लेकिन याद रखना है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है दोस्तों, ये अपना रास्ता भटक जाता है। रास्ता भटक जाने का मतलब क्या है, अभिलंब से दूर चली जाती है। ठीक है, सघन से विरल की तरफ हम जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे अभिलंब, यहाँ पे आपतन कोण यहाँ पे बन जाएगा आई, और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरा यहाँ तक क्या है, अपवर्तन कोण आर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कहता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। ऑप्शन हमारे पास से दोनों कोण बराबर होते हैं। ऑप्शन बी है आपतन कोण बड़ा होता है अपवर्तन कोण से, और ऑप्शन सी है कि अपवर्तन कोण बड़ा होता है किससे, आपतन कोण से, और इनमें से कोई निश्चित संबंध नहीं है। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि अगर ये लाइन सीधी निकल जाती सीधे तो यहाँ पे होता आर, तब तो आर दोनों बराबर होता है कि नहीं। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे सम्मुख कोण के कारण बराबर होता नहीं, सामने सामने। लेकिन ये बताइए कि आर तो यहीं तक है फिलहाल, है ना, यहीं तक है, लेकिन ये आई जो है यहीं तक है, लेकिन आर देखिए आगे तक बढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि एंगल आर जो है वो बड़ा है किससे, आई से, यानी अपवर्तन कोण जो है, अपवर्तन कोण बड़ा है आपतन कोण से। दोस्तों याद रखिएगा आपतन कोण से बड़ा है। अब देख लीजिए कौन सा होगा कि अपवर्तन कोण और आपतन कोण में क्या संबंध है। तो दोस्तों हम लोग बोलेंगे कि अपवर्तन कोण आपतन कोण में अपवर्तन कोण जो होता है वो बड़ा होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वो बिल्कुल सही है। अगर ये क्वेश्चन उल्टा कर दिया जाता कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है, तब साथियों हम लोग आपतन कोण को बड़ा कहेंगे कि आपतन कोण क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि विरल से सघन में जाने पर प्रकाश की किरण जो होती है वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, यानी वहां पे अपवर्तन कोण छोटा हो जाता है। ठीक ना, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कहता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म में अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करते हुए दूसरे अपवर्तन सतह से निकलती है तो जो प्रकाश की किरण का जो झुकाव होता है, यानी मतलब वो किधर मुड़ेगी, ये पूछा गया है। क्वेश्चन फिर से समझिए कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तन सतह से बाहर निकलती है तब वह मुड़ती है किधर। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिज्म ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, और प्रिज्म लेकर के देखिए एक सतह से हमने यहाँ प्रकाश की किरण को डाला और एक ऐसे निकल जाती है। ठीक है, ये पहला अपवर्तक सतह है, दूसरा अपवर्तक सतह है। तो बताइए पिक्चर देख करके क्या हो रहा है, और ये प्रिज्म का जो है ऊपर शीर्ष है दोस्तों, नीचे जो है वो क्या है, आधार है। तो क्वेश्चन पूछा कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती है और दूसरे अपवर्तन सतह से बाहर निकलते तो वो मुड़ जाती है। तो याद रखिएगा, अच्छा ऑप्शन में देख लीजिए, प्रिज्म शीर्ष की ओर देखिए नीचे की तरफ झुका हुआ, प्रिज्म के आधार की ओर देख लीजिए, यानी याद रखिएगा आप कि इसका आंसर जो है बी नंबर आधार की ओर मुड़ेगी, है ना। किसी प्रिज्म से जब हम प्रकाश की किरण को पास करवाते हैं तो वो लास्ट में अपवर्तित होकर प्रिज्म के आधार की तरफ ही मुड़ती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रकाश का अपवर्तन किसको दर्शाता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन जो है प्रकाशीय भ्रम को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 19 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।